जय हिंद मेरे फाइटर्स। पहले तो यार अपने लिए क्लैपिंग कर लेना, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पिछले 15 से 20 दिन के अंदर जितनी फाइट कर रहे हो, हर एक बच्चा जो कंप्लीट डेडिकेशन से हर एक वीडियो को देख रहा है, कमेंट सेक्शन में देख लो या मैसेजेस देख लो, हर एक जगह पे तुम लोग, बहुत सारे बच्चों को मेरे को कॉल भी आता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम के कॉल रिसीव कर लूँ, तो वहाँ पर मुझे पता लगता है कि किस तरीके से आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हो यार। आज आप लोगों का 15 मिनट मास्टरी सीरीज़ का पार्ट 5 है। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। कौन कौन से पार्ट कर लिए हैं? फर्स्ट वाले में इकोनॉमिक्स का बताया था, गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों के इडियम एंड फ्रेज के 5 से 10 क्वेश्चन आ ही रहे होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तो तुम्हें पता ही है, 5 से 10 क्वेश्चन इसके भी आ रहे होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पिछले 5 बारी से रेगुलर दे रहा है, तो आप लोगों को इनमें से एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है, ठीक है। बाकी यार बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि भैया जो इस बार आप लोगों का S1 S6 आ गया था, क्या वो इस बार भी रिपीट कर सकता है? यार बिल्कुल कर सकता है। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था S1 S6 का, और वो सच में आ गया था, तो इस बार भी बहुत हाई चांसेस आप लोगों का पैरा जंबल वो आप लोगों का आ सकता है। आज हम लोग बस इसी को डीप डाइव करेंगे, बट यार थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। क्यों है? क्योंकि यार लास्ट टाइम ब्रह्मस सीरीज हम लोगों ने इतनी सारी की है, आप लोगों का तुमने देखा ही होगा। ब्रह्मस पार्ट 1 जो था वो आप लोगों का 2 घंटे के करीब का था, ये वाला आप लोगों का 3 घंटे के करीब का था। तो यार अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट देखा है, मान लेते हैं फर्स्ट नहीं देखा, आप बिल्कुल देख सकते हो। आप लोगों ने मान लेता है आज जो आप लोगों का थर्ड पार्ट आने वाला है, अगर आप थर्ड पार्ट आज ही देखना स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दीज ऑल 3 आर सेपरेट वन, यानी कि कोई इससे इंटर रिलेटेड नहीं है, तो आप लोग कोई सा भी देख सकते हो। यहाँ से आप लोगों का ऐसा चीज़ है, जितने आप लोगों के रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, प्लस आप लोगों की सारी ट्रिक्स जो हैं, वो सब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता रखी है, तो इसको गलती से ही मिस मत कर देना। बाकी तुम्हें पता ही है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग। जैसे लास्ट टाइम जो बच्चे थे उसमें 68 सिलेक्शंस मिले थे, तो उसमें 9 रिकमेंडेशन, क्योंकि आप लोगों के 3 टाइम रिकमेंडेड कैंडिडेट ने क्या कमाल किया था वो तुम्हें ही पता है। चलो, अब आप लोगों का बेस्ट अप्रोच क्या है S1 S6 को अटेम्प्ट करने का? देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे जी NDA 125 का, जो अभी रिसेंटली आए थे। मैं उसमें आप लोगों को अप्रोच बताऊंगा, कैसे करके आप लोगों को मैक्सिमम बढ़िया तरीके से अप्रोच करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? आराम से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। जैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से पढ़ना है वो बता देता हूँ। पहले आप लोग ना बढ़िया तरीके से ये पढ़ लो स्टार्टिंग का, ये पढ़ लो सेकंड, समझ रहे हो? एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अपने ऑप्शंस देख लो। आपको पता है, देखो क्यों है, एस है, एस है, एस है। बहुत हाई चांसेस है कि पहला वाला जो होगा वो एस ही होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शंस आप लोगों के एस से ही है। अब कनेक्शंस देखता हूं। वैसे मैंने आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बताया था, वो तो हलवा बना दिया था उसको, तो उसको अगर आपने देखा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। अब देखो, आप लोगों को पता है, ऑल्दो all source of energy ultimately come from natural process, non-renewable resources cannot be replaced naturally at the rate they are being used। अब यानी कि आप लोगों का although आ गया। आपको पता है although का मैंने एक चीज बताया था, although तब यूज होता है जब आप लोगों के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती है, याद है? इसने बोला था क्या है कि आप लोगों के although तो क्या करते हैं हम लोग, सारे के सारे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग नेचुरल प्रोसेस से यूज करते हैं, बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता नेचुरली। अब इसके बाद क्या आ सकता है? क्या क्यों से हो सकता है? हेंस। यहां देखो, हेंस कहां से? हेंस क्या होता है? जब आप लोग ये बोलते हो कि अच्छा इसका रिजल्ट ये है, अभी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हेंस कहां से आ जाता है? नहीं आता ना कभी भी। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो। हालांकि ये क्या है, नॉन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो रिप्लेसेबल आप लोगों का नहीं कर सकते, इसीलिए हेंस ये नहीं बनता। स्टार्टिंग में बहुत कम चांसेस होता है कि आप लोगों का हेंस आए, तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन देखो वैसे कर दिया। अब आ जाते हैं एस पे। अगला क्या होगा? आप देखो, यहां पर आप लोगों का मिनरल्स की बात हो रही है, आ रही है, तो मिनरल्स की हम लोग जस्ट यहां पर देखो बात जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत हद तक चांस होता है कि आप लोगों का जो स्टार्ट हो रहा हो वो वाले की चीज आप लोगों का सेकंड नंबर पे आ रही होती है, तो आप लोगों का ऑल्दो आ गया। अब देखो, मिनरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू बी फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब मिनरल रिसोर्सेज की बात हो रही है कि ये फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये ठीक है। अब इसके बाद देखो पी आता है या क्यों आता है, देख लेते हैं। हेंस वी मस्ट रिमेंबर दैट दो आवर कंट्री इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट, दीज रिसोर्सेज आर शॉर्ट लिव्ड। अब देखो क्यों का आने का एक और रीजन है, यहां देख रहे हो मिनरल्स की बात चल रही है, लेकिन मिनरल्स की पहले कभी बात चली है? नहीं चली है, तो हेंस कहां से आ गया? नहीं आ सकता था, इसलिए फर्स्ट में। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, पी का हो सकता है, दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग। क्या माइनिंग की अभी तक बात हुई है?
नहीं हुई है भैया, तो माइनिंग की बात नहीं हुई है, तो ये वाला क्या सेकंड पे आ सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आ सकता ये भी। ये वाला बी वाला बिल्कुल नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पक्की बात है कि क्यों आपका सेकंड पे आने वाला है। हेंस वी मस्ट रिमेंबर दैट दो और कंट्री इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स दीज रिसोर्सेज आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि छोटे टाइम तक रहते हैं। अब उसके बाद आर आएगा कि पी आएगा? अब देखो, अभी भी देखो यहां पर कहीं पे माइनिंग की बात हुई है? बोलो, माइनिंग की बात हुई है? आप बोलोगे भैया नहीं हुई है अभी तक माइनिंग की बात, तो यहां देखो, यहां तो माइनिंग की बात हो रही है, हो रही है। अब अगला पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग आर भी पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ओर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिनरल, यानी कि एक्सट्रैक्शन जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है? माइनिंग के प्रोसेस से होता है। बताओ, अब यहां पर आ गया देखो माइनिंग का रोल। अब इसके बाद क्या है ना, दिस विल इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ माइनिंग, उसके बाद आती है माइनिंग की, पहले प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? सी हो गया। देख रहे हो किस लॉजिक से मैंने बिठाया? एक और देखते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले, इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब पढ़ो एक बार। देखो सबसे पहले ऑप्शंस देखूंगा, यानी कि आर से तो आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को देखो क्यू है, एस है और पी है। इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब देखो दो बार पी है, एक बार ऐसे, एक बार क्यों है। अब यहां पर देखो, द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। क्या यहां पर देखो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क की बात आई थी? क्या यहां पर सीधा सीधा क्या आप लोग ये वाला बता दोगे क्या? बोलो, इसका कोई रेफरेंस बन रहा कि कह रहा है कि जो ग्रेट ट्रंक रोड है ना वो किसने बिल्ड की है? वो शेरशाह सूरी ने बिल्ड की है। भाई यहां पर रोड नेटवर्क की बात हो रही है, डायरेक्टली आप लोगों का कुछ तो आए रेफरेंस, जिससे मैं आप लोगों का पता लगे कि आप लोगों का ये जो रोड है ये बनाई है। कुछ रेफरेंस नहीं आ रहा है इसका। अभी देखो आपको पता लगेगा कैसे करके मैं बता रहा हूं, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताता हूं। अगला, किंग सच एज अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ड रोड्स फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, ये वाला तो आने था। अगला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कंटिन्यूड एज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लेट मेडिवल पीरियड। बहुत थोड़ा सा कम चांसेस है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आर जो है वो आपका एस से पहले आने के चांसेस है। ठीक है। अब अगला क्या होगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम। अब देखो एंशिएंट टाइम की बात हुई है, इंपॉर्टेंस की बात हुई है, अब बोलोगे जी हुई है। अब अगर ये इंपॉर्टेंस की बात हुई है, यानी कि आप लोगों का पहली बार पी में ज्यादा चांसेस है। अब उसके बाद क्या करोगे, अब वापस से देखो, क्या ग्रेट ट्रंक रोड की बात आएगी? ग्रेट ट्रंक रोड की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई यहां पर आप लोगों का अभी कुछ बात ही नहीं हुई है, रोड की बात नहीं हुई है उतनी, अभी एंशिएंट टाइम की बात हो रही है। ये आप लोगों का मेडिवल टाइम में था, ये वाला भी कट गया जी। अगली बार आप लोगों का देखो, उसके बाद आता है आर वाला, किंग सच एज अशोक, एंशिएंट टाइम की बात है, अशोक की बात होगी। एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ड रोड फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। इन्होंने क्या किया? रोड बनाई। अब आगे जी रोड की बात, आप बोलोगे जी आगे बात। अगला कह रहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, देखो यहां पर रोड की बात थी पहली बार, अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की बात आ गई। कंटिन्यूस एज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लेट मेडिवल पीरियड। लेट मेडिवल पीरियड आ गया बोलो आ गया। अब इसके बाद शेरशाह सूरी की बात होगी बिल्कुल होगी। अब बस खत्म। मेडिवल पीरियड के बाद इसकी बात हो रही है, आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है जी। भाई वैसे मैं ट्राई करूंगा कि ब्रह्मस सीरीज आज आ जाए, बट अगर नहीं भी आई ना तो ज्यादा निराश मत होना, क्योंकि गला पूरा ही बैठ गया है यार। नेक्स्ट देखो अगला क्या होगा, कह रहा नेशनल हाईवेज, कह रहा नेशनल हाईवे कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो यहां पर नेशनल हाईवे की बात हो रही है, कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर वन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो पी से भी हो रहा है, एस से भी हो रहा है, पी से भी हो रहा है, एस से भी हो रहा है, यानी या तो पी से होगा या एस से होगा। पहली बात देखो, सिंस दे कवर द लेंथ एंड breadth of the nation and connect cities and towns, these highways are the primary facilitator of trade and connectivity। एक ऑप्शन। अगला, national highway connect one state with another and are of national importance। they are important because whereas they constitute merely 2% of the road network,
दे नेवरथलेस कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर इंपॉर्टेंस की बात हुई है, आप बोलोगे हुई है। यहां पर आप लोगों का क्या बता रहा है, सिंस दे। अब देखो कैसे करके पता लगेगा, मैंने बोला था भाई ये सिंस वाला क्या आप लोगों का कभी भी क्या फर्स्ट पे नहीं आ सकता, आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं आता है। मैं दोनों को पढ़ता हूं वापस से। जैसे ही मैं पढ़ता हूं, ये कह रहा है नेशनल हाईवे जो है वो आप लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये बताएगा कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्या है, कह रहा है कि टोटल रोड नेटवर्क का क्या है 2% कवर करता है और 40% ट्रैफिक होता है, कि ये बताएगा क्योंकि लेंथ, ये क्या करता है पूरे नेशन की लेंथ और ब्रेथ को कवर करता है और कनेक्ट किसको करता है, सिटीज एंड टाउन को करता है। कौन सा ज्यादा सही लग रहा, बिल्कुल आप लोगों ने पहचान लिया कौन सा सही लग रहा है ज्यादा, ये वाला सी वाला लग रहा है, ये सॉरी एस वाला लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल लग रहा है। अब देखो अगला, इसके बाद कह रहा है कि सिंस दे कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन एंड कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स, these highways are primarily facilitator of trade and connectivity। अब ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात आती है, यहां देखो। अब इसके बाद क्या होगा, क्यों का क्या है, द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयरफॉर क्रिटिकल एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, या फिर क्या होगा, दे आर इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखो, इसने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब उसके बाद कह रहा ये और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों का 2% पूरे रोड नेटवर्क का है ये, और 40% का ट्रैफिक इसमें जाता है। बताओ कौन सा ज्यादा सही लग रहा, बोलो भाई कौन सा ज्यादा सही लग रहा। अब तुम्हें अगर अभी भी कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा और आगे पढ़ लो। द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज क्रिटिकल, देयरफॉर क्रिटिकल एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ critical importance. They bear the load of traffic because these roads connect long distances and pass through major cities and town. अब major cities and town को connect करता है। These road systems are also known as primary road system and led operated under the supervision of National Highway Authority of India। अब तुम मेरे को ये बताओ, P यहां पर ये क्या कह रहा कि ये 40% रोड का कनेक्ट होता था, उसके बाद देखो लास्ट वाले P के बाद आप लोगों का S6 लग रहा है या फिर आप लोगों को R के बाद का S6 लग रहा है। देखो सुनो, मैं दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूं, या तो मैं स्टार्टिंग से पता चलूं, स्टार्टिंग में मेरे को पता लग रहा है स्टार्टिंग में S था, ये मेरे को पता लग गया, अब पीछे मेरा P आएगा या R आएगा, किससे पता लगेगा। कह रहा है कि ना यहां पर क्या कह रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए ये किसको, मेजर सिटीज एंड उसको कनेक्ट करते हैं, और इस सिस्टम को हम लोग प्राइमरी रोड कहते हैं। या फिर ये क्या करता है 40% ट्रैफिक को कवर करता है, इसीलिए इस सिस्टम को वो कहते हैं प्राइमरी रोड सिस्टम कहते हैं। नहीं, किसका होगा, आप लोग बोलोगे कि आप लोगों का, क्योंकि ये मेजर सिटीज को कवर करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं। भाई मेरे को क्या करना, 40% ट्रैफिक कर रहा है तो, लेकिन जो मेन आप लोगों की सिटी है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों का NH44 सबसे बड़ा हाईवे है, सुना है ना आप लोगों का, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता है ना, कि आप लोगों का एक होता है कि जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जा रहा है, पता है ना, तो आप लोगों का ये वाला होगा। ये पहली बता दूं थोड़ा टफ था, अगर आप लोग इसको छोड़ भी देते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप लोगों का ये गलत भी हो गया था कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आप इसको ट्राई करो, पॉज कर लो आराम से, कर लिया। चलो अब अगर तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने कहा था सिंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ये आप लोगों के रीजन आउट करने के लिए होते हैं, द रीजन वाई ऐसे करके। अब यहां क्या लिखा हुआ, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। ये कब हुआ था, दिसंबर 1996 में हुआ था। अब देखो कह रहा क्यों से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है, और 2 बार पी है, यानी कि आर से तो नहीं हो सकता। अब देखो अगली बार क्या बोलता है, यहां पर देखो पहली चीज क्या क्यों से हो सकता है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बिल ऑफ राइट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। एस जो हो गया वो क्या कह रहा, द बिल ऑफ राइट्स ग्रांट, अब बिल ऑफ राइट्स की बात कर रहा है,
क्या बिल ऑफ राइट्स कहीं पर भी आप लोगों का अभी तक मेंशन हुआ है कहीं पे? आप बोलोगे नहीं हुआ है भैया, तो इसके मतलब कि आप लोगों का एस वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कह रहा इट्स क्रिएशन एंड promulgation took place at a place when South Africa still faced the threat of civil war after the dissolution of, या आप लोगों का जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब अपार्थाइड गवर्नमेंट है। सुनो, आप लोगों का क्या स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना मैं कैसे करके बता रहा हूं। कह रहा साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो इनॉग्रेट हुआ, वो मतलब आप लोगों का लागू हुआ। कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? कह रहा कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है, अरे कब लागू हुआ ये तो बता दे मेरा भाई, कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है? इट्स क्रिएशन एंड प्रोग्रामाइजेशन टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ सिविल वॉर। जब सिविल वॉर होने वाली थी तब हुआ है, समझ रहे हो? तो आप लोगों का यहां पर पता लग गया कब इनॉग्रेट हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया पता लग गया इनॉग्रेट कब हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला देख लेते हैं, ये क्या कहता है? क्रिएशन फेस द थ्रेट ऑफ अ सिविल वॉर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट। अब इसके बाद क्या होगा? देखो क्यों आप लोगों का सेम है तो इसका मतलब क्यों भी होना है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इट्स बिल ऑफ राइट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद आर आएगा या एस आएगा, अगला पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो बिल ऑफ राइट की बात आ रही है। अब बिल ऑफ राइट की बात आ रही है तो इसका मतलब बिल ऑफ राइट को क्या एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल करना पड़ेगा एक्सप्लेन, यानी कह रहा द बिल ऑफ राइट ग्रांट परहेप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट टू द सिटीजन। फिर यहाँ पर जो भी ये कह रहा है फॉरवर्ड द डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे आप लोगों को राइट्स बोल दिए। आंसर सीधा सीधा क्या हो गया? आप लोगों का डी वाला हो गया। देख रहे हो किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। अब इसके बाद आप लोगों का कह रहा दिस इज व्हाई इलेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है देखो ध्यान सुनना, पहले पढ़ लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको क्या रिमाइंड करता है? द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों का हो रहा है, जो आप लोग मतलब बोलते हैं ना कि आप लोगों का एमपी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी उठता है तो वो रिप्रेजेंटेशन ही तो है। तो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिमाइंड कराता है? आपका रिप्रेजेंटेशन को रिमाइंड करवाता है बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में। अब इसके बाद क्या कहता है देखो, पहली बात क्यू है, एस है, पी है, ठीक है जी, ये तीन है। इसका मतलब देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कह रहा है ये हमको याद दिलाता है कि आप लोगों का नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व है बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में। तो पहला क्या बोलता है? कहता है व्हेनेवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी आवर माइंड इनवेरिएबली टर्न टू आवर सक्सेसफुल इलेक्शन। अब तुम ये बताओ मेरे को, अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्या यहां पर कहीं पर भी इंडिया की बात हो रही है? अभी यहां पर अभी कह रहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना वो नेसेसिटी है, रिमाइंड्स हमको याद दिलाती है नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। भाई रिप्रेजेंटेशन को तो अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब अगला क्या हो गया देखो, आर का तो क्योंकि हो ही नहीं सकता इसलिए इसने देखो आर का दिया ही था। अगली बार क्या कह रहा? ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेकिंग एवरी डिसीजन। अब देखो कह रहा कि याद क्या दिलाता है? रिप्रेजेंटेशन के बारे में याद दिलाता है। क्यों दिलाता है याद? क्योंकि यहां पर देखो वाई का रीजन क्या है। वाई का रीजन ये नहीं है कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन, नहीं, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो सिटीजन है वो क्या नहीं कर सकते? पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए आप लोगों का क्या होगा? ये अपने से पूछना वहां पर क्यों दिलाता है, वाई का रीजन पूछना। अब उसके बाद आप लोगों का एस हो गया। आप बोलोगे हो गया भैया, नेक्स्ट। इसके बाद क्या कहता है? सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दिस इज वाई इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट, इसीलिए इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कह रहा है इसीलिए रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या जरूरी है बताओ? बात यहां पर सारी की सारी किसकी हो रही है? आप बोलोगे रिप्रेजेंटेशन की हो रही है, बट ये बताओ ना रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है? जी इलेक्शन जरूरी है। क्यों है इलेक्शन जरूरी? बस उसके बाद ही तो, देयरफॉर इलेक्शन के बाद क्या होगा? आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन के बाद व्हेनेवर वी थिंक ऑफ इंडिया, जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक इनवेरिएबली जो हम लोगों का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आप लोगों का इलेक्शन होता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो यहां पर देखो आप लोगों को पता लग रहा था, देखो आर तो सेम था बट टोटल इसका था, ये भी आप लोगों का बोल सकते हो
बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट हाँ थोड़ा तो टफ था। ठीक है जी। अब ये वाली वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। अब आप लोगों का यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला देख लेते हैं। 31 क्या कह रहा है, कहता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है ना इंडिया का, वो आपको पता है ना अटॉर्नी जनरल में भी इस बार अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारी किस्मत सही है तो आर्टिकल नंबर 76 में। अब अटॉर्नी जनरल क्या क्या कर सकता है वो यहां पर देख लेना भाई। अटॉर्नी जनरल ना लॉयर समझ लो पूरे इंडिया का, यानी कि जहां पर भी वो जाएगा उसके पास पूरा हक होता है, वो किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, इंडिया का इंस्टांस रख सकता है। मतलब आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टांस रख उनका क्या ओपिनियन है वो चीजें रख सकता है, समझ रहे हो। अब यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया का उसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अब देखो क्या है, पी है, आर है, क्यू है, एस है, ज्यादा आसान हो गया क्योंकि एलिमिनेशन से ज्यादा बढ़िया होगा। अब देखो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ये सीडीएस का है, ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों का कंपैरेटिवली टफ होगा उससे। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एनी पर्सन क्वालिफाइड। अब देखो यहां पर कह रहा है कि अपॉइंट करता है, क्या करता है, ये आप कह रहे हो अपॉइंट करता है, कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब किसको अपॉइंट करता है, वापस से देखो वाई का रीजन पूछ रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, यहां देखो कह रहा कोई भी पर्सन जो क्वालिफाई होता है ना टू बी ए जज, यानी कि जज बनने के, बस उसी को कर देता है। यानी कि क्या है यहां पर सबसे पहली बात आर ऑप्शन खत्म। जहां ये चीज हो गया, अब देखो रिलेशन कैसे बैठेगा, कह रहा कि जो जज होता है ना ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर देखो क्या बोल रहा है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, ये उसकी ड्यूटी होती है। फिर क्या कह रहा है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, देखो पहले ड्यूटी के बारे में बताया, फिर ये बताया कि कैसे करके परफॉर्म करेगा, और लास्ट में क्या बता दिया कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, यानी गवर्नर होता है और अटॉर्नी जनरल होता है। जब प्रेसिडेंट ने बोला भाई कर, वो करेगा, जब बोला कि चल निकल ले अब हो गया तेरा बेड़ू, तो निकल लेगा वो, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती है। अब देखो अगला क्या हो गया, ये आप लोगों का कह रहा कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटेस्ट्रॉफी हो गया आप लोगों का बहुत ज्यादा भयानक, दैट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रेस। क्या होगा, SSQQ। अब देखो सुनो, कोविड-19 ने क्या किया था, हेल्थ कैटेस्ट्रॉफी की थी, दैट कॉजेज जिसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस कर दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी कर दी थी। क्या हुआ, मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन द कमर्शियल। अब ये बताओ मेड इन इंडिया के बारे में अभी तक कहीं पर भी बात आई, आप बोलोगे भैया नहीं आई, यानी कि क्यों वाला तो नहीं हो सकता, कर दिया गलत। अगला कह रहा, अब उसके बाद देखो यहां पर पेंडेमिक के बारे में बता रहा है, अब आगे देखो पेंडेमिक को एक्सप्लेन कर रहा है कैसे करके, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंडिया रीस्टैब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय सप्लाइंग मेडिसिन। अब देखो मेडिसिन के बारे में बात होगी, सप्लाई किया जी मेडिसिन को, एंड इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास दो चीजें, इंडिया ऑल्सो अंडरटोक द वंदे भारत मिशन, पहला चीज। अगला, मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन द कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। देखो यहां पर आप लोगों की मेडिसिन की बात हो रही है, अब उस टाइम की मेडिसिन क्या थी, आप बोलोगे वैक्सीन ही थी, तो इमीडिएटली ना इसको ना ये एक्सप्लेन कर रहा कि नहीं कर रहा, बताओ इमीडिएटली कौन एक्सप्लेन कर रहा है उसको, आप बोलोगे जी आप लोगों का जो इमीडिएटली एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन सा है जी, क्यों है। तो ऑलवेज रिमेंबर आप लोगों का जो इमीडिएटली उसको एक्सप्लेन करेगा ना वो आप लोगों का आंसर होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो आप लोगों का ए होगा ना कि बी होगा, समझ रहे हो। आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों का ए क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों का यहां पर देखो जो क्यों है वो इमीडिएटली एस को ये कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, पी नहीं कर रहा, इसीलिए, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। मैं चलो करते हैं यहां पर आप लोगों का ये, चलो यार ऐसे ही दिख रहा है ये, इसको चलो लिख लेता हूं। सी वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का क्या है, QSRP, और डी वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का क्या है, RSQP, ठीक है जी। अब ये लिख दिया मैंने, अब करो जी इसको, ठीक है जी, अब ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा। देखो, द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन
instituted with a vision to supply and foster infrastructure and sustainable initiatives in the emerging economy। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है सबसे पहली बात, ठीक है। किसके बारे में हो रही है बात कि ये क्या करता है, ये आप लोगों का सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करता है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को, इनिशिएटिव एज इन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमी में। अब देखो क्या क्या हो सकता है, देखो P है, Q है, S है, R है, सब है। देख लेते हैं। पहला कह रहा है द पर्पज ऑफ द बैंक इज टू मोबिलाइज सोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर कंट्रीज। मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पर पर्पज बता रहा है बैंक का, ठीक है। अगला वाला क्या हो सकता है, ईच मेंबर कंट्रीज हैज अ शेयर होल्डिंग। भाई साहब अभी शेयर होल्डिंग की बात नहीं हुई है, अभी क्या कह रहा है, बैंक के बारे में बात कर रहा है। बैंक क्या है, बैंक सपोर्ट करता है और आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों का सस्टेनेबल इनिशिएटिव इकोनॉमिक्स को। अभी आप लोगों का बेसिकली किसकी बात नहीं कर रहा है कि हर एक मेंबर कंट्री के पास 20, आप लोगों का 20% का शेयर होल्डिंग है। चलो आपने बोल भी दिया। अगला द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। इस बार का एक और करंट अफेयर्स आ सकता है कि आप लोगों का जो ब्रिक्स का समिट था ना, जो इस बार ब्राजील में हुआ था, सो रियो डी जेनेरियो में, तो ब्राजील में आप लोगों का याद रखना कि इंडोनेशिया ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी, इंडोनेशिया ने भी किया था। समझ में आ गया। अब आप लोगों का क्या है, कह रहा है इन सब कंट्रीज ने इनिशियली कितना कंट्रीब्यूट किया जी, इतना कंट्रीब्यूट किया। अब देखो लास्ट क्या हो गया, इंडिया एंड 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैज इक्वल शेयर। अब पहली बात तो यहां देखो फाउंडिंग मेंबर्स के पास इक्वल शेयर की बात आ रही है जी, इक्वल शेयर की बात आ रही है। अब इक्वल शेयर किन पे, 4 फाउंडिंग मेंबर्स। 4 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से, क्या ये आपका अभी तक एक्सप्लेन हुआ है? अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं तो ये अभी तक एक्सप्लेन किया है, आप बोलोगे नहीं किया हुआ, तो आप लोगों का सबसे पहले क्या कट जाएगा, एस वाला कट जाएगा, क्योंकि कह रहा कि इंडिया और उसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स ने, कौन से 4 फाउंडिंग मेंबर मुझे तो नहीं पता, अब पढ़ लेते हैं। अब आर हो गया, आर का क्या है, कह रहा कि द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने कितना किया, आप बोलोगे जी $1 बिलियन हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। कह रहा इंडिया एंड जो उसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, उनके पास इक्वल शेयर है। देखो अब कर दिया है तो ये आ सकता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि हर एक मेंबर के पास कितना % शेयर होल्डिंग है, कह रहा 20%। देखो और ज्यादा इसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। अब अगली बार क्या हो गया, द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन द ब्रिक्स कंट्री। मेरे को सबसे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा और यही आप लोगों का आंसर है। याद रखना जो पर्पस होगा, आप लोगों का पर्पस जरूरी नहीं है आप लोग सबसे आखिरी में दिखाओ उसको, नहीं, आप लोगों का वो बाद में भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। हेंस, देयरफॉर वगैरह ये बाद में भी हो सकते हैं, लास्ट वाला भी आप लोगों का हो सकता है ये, तो इसकी तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। कि ऐसा मत सोचना कि भैया ये होगा वो होगा, इतना मत सोचना, बस ये सोचना कि आप लोगों का कौन सा सबसे ज्यादा बन रहा है, कोई उठ पटांग ना बन रहा हो। अदरवाइज अगर मैं बाकियों का देखूं ना, आप लोगों का ये हमेशा फर्स्ट में आना चाहिए था, फिर ये आना चाहिए था, फिर ये आना चाहिए था। देखो RSQ नहीं बन रहा, देखो ये वाले में बन रहा, नहीं बन रहा, खत्म, इसीलिए तो ये गलत है बाकी के, समझ रहे हो। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी के आप लोगों को मैं घर के लिए देता हूं क्योंकि फिर ये ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है जी। QSPR, चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, पढ़ो एक बार, मैं भी चाहता हूं एक बार तुम करो। अगर आप लोगों को उतना भी समझ नहीं आ रहा ना, आप बार बार इन क्वेश्चन को करोगे ना, आपको समझ में आएगा कैसे करके मैं लॉजिक बिठा रहा हूं। सबसे पहले देखो, कह रहा आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है जी, साइंस ऑफ लाइफ है। अब देखो क्या कह रहा है, अब उसके बाद यहां देखो, पहली बात ये कह रहा है आयुर्वेदा जो है वो आप लोगों का क्या है, साइंस ऑफ लाइफ है, यानी कि साइंस क्या है, रसायन, जो भी आप लोगों को छोड़ो, हिंदी में इसको इतना का समझा पाऊंगा, ये भाड़ में जाए। अब अगली बार ये देख लेता हूं, P है, S है, Q है, तो अपना दिमाग हम लोग R में नहीं खपाएंगे। अब देख लेते हैं, अब यहां पर इसका मतलब ये लाइफ ऑफ साइंस है। अब देखो आप लोग कैसे रे करोगे, सबसे पहली बात अगर ये साइंस ऑफ लाइफ है तो आप लोगों का क्या होगा, आयुर्वेदा हैज इवॉल्व फ्रॉम द वेरियस वैदिक हम्स रूटेड द फाउंडेशन एंड अबाउट द डिजीज एंड हेल्थ, ठीक है जी। P आप लोगों का आ रहा है, आ सकता है। अगली बार क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज कंसिडर्ड अ prerequisite for achieving the goals of life, that is dharma, artha, kama और मोक्षा,
ठीक है जी। अगला क्या हो गया जो जिससे स्टार्ट हो सकता है, कह रहा आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखो मेरे को अभी कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा अब इसको S6 से। जब मैं S6 से पढ़ता हूं, इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एस्पेक्ट्स। देखो एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है। इन सब में कहां पर हो रही है जी एस्पेक्ट्स की बात, आप बोलोगे भैया देखो इसमें हो रही है, हो रही है। इसका मतलब मेरे को क्या पता चल गया, क्यों जो होगा वो मेरा कहां पर होगा जी, लास्ट में। खत्म, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के होमवर्क है। पीडीएफ कहां पर मिल रही होगी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जस्ट आप लोगों को कहां जाना है, रोर इंडिया ऐप पे जाना है। वहां पर आप लोगों को एक फोल्डर दिख रहा होगा, कौन सा, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूट्यूब नोट्स करके दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 15 मिनट मास्टरी दिख रही है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। और अगर आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हुए इंग्लिश वाले से बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो बैच है मार्शल बैच, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया मैं इस बार का तो पेपर दे नहीं रहा हूँ, भाई मस्त से इसको ज्वाइन कर लो, फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी उनको जो अभी ज्वाइन करेंगे, और साथ में NT 225 का बैच भी फ्री में मिलेगा। 25 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बढ़िया तरीके से आप लोग स्टार्ट कर लेना, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग पहले ही थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर ले तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बाकी हम लोग के सारे ग्रुप्स बनाते हैं, तो एक बार आप बैच परचेस कर लो तो जरूर से हम लोगों को मैसेज कर देना। ये जो आपके पास नंबर है ना ऊपर 7078814472, और एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद बढ़िया तरीके से अपने सारे डाउट्स यहाँ से क्लेरिफाई कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल कर सकते हो ज्वाइन, इसके अलावा क्विज ग्रुप कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, और साथ में डिस्कशन वाला ग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ आज ही मैं आप लोगों की जो ब्रह्मास्त्र की लास्ट क्लास है ना वो लेके आ जाऊँ, बट तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो रही है, अगर ज़्यादा ही हुई तो नहीं ला पाऊंगा, अदरवाइज तो आप लोगों की आज आ ही जाएगी। तो मिलते हैं अब हम लोग शाम को, तब तक के लिए जय हिंद।